हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है जो आपकी डेली शाम को 5 बजे होती है। अब तक हमने जो ऑलरेडी मैं इसमें आपको काफी सारे चैप्टर्स करा करा चुकी हूँ। हिस्ट्री का जो लास्ट वाला पोर्शन है आपका सिलेबस का, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, क्या क्या नीतियां अपनाई थी, क्या क्या उनकी टेक्निक्स थी जो उन्होंने यूज करी थी, कैसे कैसे करके एक एक राजाओं को उन्होंने अपने अंडर में मिलाते चले गए और उनका आधा भाग लेते चले गए और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे भारत पर अपना राज कर लिया। तो जो कंपनी राज्य था उसका विस्तार किस तरीके से हुआ था ये हम आज के चैप्टर में समझेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट हिस्ट्री का आपका हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो कंपनी राज्य था उसका विस्तार किस तरीके से हुआ था। अब जिस समय जो अंग्रेज थे वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस टाइम पर मतलब उत्तर पूर्व में तो ये विस्तार कर रहे थे अपने साम्राज्य का अंग्रेज। उसी समय पे दक्षिण भारत में जो मैसूर, हैदराबाद, मराठा, इनके जो राज्य के शासक थे ये आपस में ही युद्ध में व्यस्त थे। अब इन्हें क्या करना था, इन्हें अपनी अपनी सीमा का विस्तार करना था, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ रहे थे। अब जो भी राजा, जो भी शासक अपने आप को कमजोर समझता था वो अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए चला जाता था, भैया आप मेरी मदद कर दीजिए। अब अंग्रेज उसकी मदद तो कर देते थे लेकिन उसके बदले में उसके राज्य का हिस्सा, कुछ हिस्सा वो अपने राज्य में मिला लेते थे, उसकी कुछ रियासतें अपने पास कर लेते थे। तो इस तरीके से जो वो राजा थे वो धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनना शुरू हो गए थे। अब इस तरीके से करते करते अंग्रेजों ने लगभग 90 साल तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य कर लिया था, 1764 से लेके 1856 की अगर हम बात करते हैं। अब आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। अंग्रेजों ने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी सहायक नीति हो गई, डलहौजी की विलय नीति हो गई, और आपकी वेलेस्ली की सहायक नीति हो गई, डलहौजी की विलय नीति हो गई। कुशासन का आरोप भी लगा अगर उन्होंने राज्य को हड़प लिया। युद्ध में अगर कोई पराजित हो जाता था तो उसके शासक से वो क्या करते थे, लाखों रुपए ले लेते थे, वार्षिक लेन भी ले लेता था। दूसरा, फूट डालो और राज करो। दो राजाओं के बीच में फूट डाल दी, दोनों राजाओं को लड़वा दिया, एक की मदद कर दी, और जब अगर वो जीत गया तो उसका आधा राज्य, और वो हार गया तो उसका अपना राज्य में मिला लिया। इस तरीके से इन्होंने कूटनीतियां अपनाई थी और धीरे धीरे भारत पर राज किया था। अब आता है मैसूर की बात। मैसूर में आते थे हैदर अली। हैदर अली कौन थे? हैदर अली ने, अगर हम 18वीं सदी के स्टार्टिंग की बात करते हैं तो एक सेना में, मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कुशल थे, एक तरीके से कुशाग्र बुद्धि थी इनकी। इनकी कुशाग्र बुद्धि की वजह से ही ये सेना में बहुत ही जल्दी उच्च स्थान पर पहुंच गए थे और 1761 में इन्होंने मैसूर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। अब जब इन्होंने मैसूर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया तो उसी के साथ साथ इन्होंने बिदनूर, सुदा, सैदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को भी जीत लिया। और इनकी जो सत्ता का वो विस्तार था वो समुद्र के तट तक हो गया था। अब जब इनकी सेना का विस्तार हो रहा था, इनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो वो अंग्रेजों को खटकने लगा। अब अगर खटकने लगा कि भाई ये कैसे बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ गया तो हम अपना राज कैसे कर पाएंगे, तो इसके चलते हुए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में, हैदर अली के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे। अब अगर हम पहले युद्ध की बात करते हैं तो वो 1768 से लेके 1769 के बीच में था। अब हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों ने निजाम, मराठा, कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बना दिया। लेकिन हैदर अली उससे भी विचलित नहीं हुआ। उसने क्या किया, अपनी चालाकी से मराठाओं को तो धन दे दिया था, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन दे दिया था और कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। तो ये 1.5 साल तक युद्ध होता रहा था। और उसी के साथ साथ हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में अप्रैल में 1769 में संधि हो गई थी, पहले युद्ध में। अब इस संधि में क्या हुआ था कि जो जीते हुए राज्य थे एक दूसरे के, वो उन्होंने एक दूसरे को वापस कर दिए थे। और ये भी वचन दिया गया कि जब जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन ये तो भारत की कहावत है, भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। अंग्रेजों के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है ये सारी चीजें। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, जब 1771 में मराठाओं ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन 69 में इनके बीच में संधि हो गई थी, तो अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं करी। जब मराठा का और हैदर अली का युद्ध हुआ, वो उस चीज से पीछे हट गए। तो हैदर अली ने निजाम और मराठाओं के साथ वो मिल गया और उसने अंग्रेजों पर ही मोर्चा कर दिया। जिसमें क्या हुआ था
कि जो अंग्रेजी सेना को पराजित कर उन्होंने जीत लिया था। अब अंग्रेजों ने निजाम और मराठाओं को हैदर अली से अलग कर दिया। मतलब इस लेकिन हैदर अली ने इस स्थिति का भी सामना करा और 1782 में अंग्रेजों को बहुत ही बुरी तरीके से उसने हराया था। और उसी के बीच में ही उसकी हैदर अली की 1782 में ही मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु के बाद क्या था, उनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, जिस तरीके से हैदर अली बहुत ही बहादुर और योग्य थे, उसी तरीके से उनके बेटे टीपू सुल्तान भी बहुत ही ज्यादा योग्य थे। उन्होंने 1 वर्ष तक इस युद्ध को जारी रखा था और उसके बाद दोनों ने संधि कर ली थी और जीते हुए प्रांत जो थे वो लौटा दिए थे। ये था दूसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो हुआ था मैसूर का, उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने मैसूर के विरुद्ध जो तीसरा टकराव था वो 1790 में हुआ था। अब टीपू सुल्तान क्या था, ये क्या करते थे, कोचीन को अपने अधीन मानते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर दिया और टीपू पर भी आक्रमण कर दिया था। अंग्रेजी जो सेना थी वो वेल्लोर और आम्बूर से होती बेंगलोर तक चली गई थी और उसने 1791 में इन सबको जीत लिया था। श्रीरंगपट्टनम तक भी वो पहुंच गई थी, कोयम्बटूर को भी उन्होंने जीत लिया था। अब इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की तरफ भी चढ़ाई कर दी थी, तो टीपू सुल्तान ने इसका भी बहुत कड़ा विरोध किया था। युद्ध को उन्होंने जारी रखना बहुत ज्यादा असंभव था, तो उन्होंने फिर संधि कर ली थी। अब संधि के चलते हुए क्या हुआ था कि अंग्रेजों को उनके बहुत राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा था। जो क्षति हुई थी उसके लिए भी उन्होंने 3 करोड़ रुपया दिया था। उस समय पे 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से ही वो बड़ी मुश्किल से बचा पाए थे। तो इस अगर युद्ध की बात करते हैं तो इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी टीपू सुल्तान को। अब 1798 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेलेस्ली आया था और उसने एक गवर्नर जनरल था वो। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भारतीय जितने भी राजा थे उनको अधीन करने की योजना बनाई थी, जिसको सायक संधि कहा गया। अब ये सहायक संधि क्या-क्या थी? अब जैसे अगर किसी देसी राजाओं को यह दबाव डाला कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएँ या तो राज्य-राज्य आ जाएँ, नहीं तो फिर उनको तो अलग तरीके से अपनाना ही था। अब अगर वो उनके राज्य में आ जाते हैं, तो वो उनको आंतरिक सुरक्षा भी देंगे और बाहर की जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनसे भी उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ अगर वो संधि स्वीकार कर लेते हैं, तो कंपनी का ही राज उनकी ओर भी चलेगा। अब इन शासकों को क्या था कि आपको अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी और उसका वहन करना होगा, मतलब उसका खर्चा पानी सब उठाना पड़ेगा। अगर आप उसका खर्चा पानी नहीं उठा पाते हैं, तो आपको अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना होगा। ठीक है? अब कंपनी की अगर परमिशन नहीं है, तो आप किसी के भी साथ कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं और कोई भी किसी तरीके की संधि आप नहीं कर सकते। ठीक है? कंपनी आपके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखेगी। अब इसी के साथ-साथ अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, हैदराबाद इन सब पर भी कब्जा कर लिया। अब वेलेज़्ली ने क्या किया कि उसने सोचा कि भई टीपू का अस्तित्व तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो ही गया, अब उसको समाप्त ही कर देते हैं। तो उसने क्या किया, टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत सारे दोष लगा दिए। अब दोष क्या लगाए कि उन्होंने विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार किया है। इन्होंने क्या किया, विरुद्ध अभियान उनके विरुद्ध चला दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग भी जीत लिया, मैसूर को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो भारत में जो टीपू सुल्तान का जो एक रोल है ना, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वीरता, साहस, आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने बहुत सारी सहायक संधियों को ठुकराया कि नहीं, मैं किसी तरीके का अब आपकी सहायक संधि स्वीकार नहीं करूँगा। इनका मानना था कि अगर आप शेर की तरह जीते हैं, तो आपका एक दिन भी बहुत ज़रूरी है जीना, ना कि आप भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जिए। शेर की तरह चाहिए जिए तो चाहे एक ही दिन जिए। तो उसके साथ-साथ श्रीरंगपट्टम के द्वार पर ये टीपू सुल्तान जी की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ये तो थे मैसूर के साथ युद्ध। उसके बाद आपके आते हैं मराठाओं के साथ संघर्ष। मराठाओं के साथ संघर्ष किस-किस तरीके के हुए थे कि बहुत ही ज़्यादा निर्बल और हो चुके थे मुगल उस टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया था, पानीपत के तीसरे युद्ध में बहुत ज़्यादा मराठाओं की क्षति हो गई थी। मराठाओं के साथ-साथ अंग्रेज़ों को मराठा के सरदारों में जो आपस में लड़ाई हो रही थी, उन्होंने भी उनका फ़ायदा उठाया बहुत ही। साथ-साथ इन्होंने क्या हुआ था, एक पद की लालच में एक एक के भाई के बेटे का वध कर दिया। उससे मराठा नाराज़ हो गए थे, तो नारायण राव का जो पुत्र था उसको गद्दी पर बिठा दिया था। अब ये क्या हो गया था, जो रघुनाथ राव था वो अंग्रेज़ों की शरण में चला गया था, अंग्रेज़ों से सहायता माँगने के लिए। तो इसी के चलते हुए अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, जो कि 7 साल तक चला था। फड़ अ, फड़नवीस के कुशल नेतृत्व में मराठों की सैन्य शक्ति
में अंग्रेजों को सहायता नहीं मिली थी। उसी के साथ-साथ दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि होने का मतलब यही होता है कि आप अपना बहुत सारा राज्य अंग्रेजों को दे देंगे। इसी तरीके से दूसरा युद्ध भी हुआ था, बाजीराव द्वितीय आ गया था, फिर संघर्ष आरंभ हो गया था। इसी के साथ-साथ आप पे बहुत सारी चीज़ें भी आई थी जिसमें अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज़ों की जीत हुई है। अपमानजनक संधियाँ भी वो करने लगे थे। और तीसरा मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1804 से 1805 में हो गया था जिसमें अंग्रेज असफल रहे थे और दोनों के बीच में फिर संधि हो गई थी। अब जब इतने सारे युद्ध होंगे तो मराठाओं की शक्ति जो थी वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगी थी। अब पेशवा बाजीराव दूसरे ने पूना स्थित अंग्रेज़ी रेज़िडेंट या नागपुर पर आक्रमण कर दिया था और अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में यह अंतिम युद्ध हुआ था जो कि चौथा मराठा युद्ध था 1817 में। अब अंग्रेज़ी सेनाएँ जो थी वो मराठाओं की सम्मिलित सेना अंग्रेज़ी सेना से हार गई थी। अब जब हार गई थी तो फिर दोनों के बीच में संधि हो गई थी और उन्होंने अब अंग्रेज़ी शासन को उनके ऊपर कर लिया था। ये हो गया था मैसूर और मराठाओं के साथ में। अब इसके साथ ही साथ आती है डलहौजी की विलय नीति। अब डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इन्होंने भी बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जिससे कि ये भारत के ऊपर और ज़्यादा राज कर सकते हैं। अब इनकी नीति ये थी कि जिन-जिन लोगों की अपनी संतान नहीं है क्योंकि उस टाइम पे तो वंशानुगत वाला हिसाब था कि पहले राजा, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो डलहौजी ने क्या करा कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। तो ये उसने निकाला कि किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं है और अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके राज्य को हम अपने राज्य में मिला लेंगे। ये थी डलहौजी की नीति। अब इसी के साथ-साथ जो नेक्स्ट आता है, वो आते हैं नाना साहब। नाना साहब कौन थे? अब इस नीति के अंतर्गत सतारा हो गए, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, संघाट, संबलपुर, झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब डलहौजी की जो ये नीति थी, इसमें एक और भी चीज़ आ जाती थी कि जितने भी भारतीय नरेश हैं, जिनको पेंशन दी जाती है, उपाधियाँ दी जाती है, उन सबको भी हटा दिया जाएगा। तो इसी के जो चलते हुए जो तंजौर के राजा हो गए या नाना साहब की जो पेंशन उपाधियाँ थी, वो भी समाप्त कर दी गई थी। ठीक है? अब इसके साथ जो आता है, वो है कि अंग्रेज़ों की जो सफलता हुई थी, उसके क्या-क्या कारण रहे थे। मतलब इतनी जो ये सफल होते चले गए, उसके रीज़न्स भी थे। अब रीज़न क्या-क्या थे कि इन्होंने बंगाल से स्टार्टिंग करी थी। बंगाल से जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, तो वहाँ पे इन्होंने शासन तो स्थापित किया ही किया, वहाँ पर इन्होंने राजस्व का लाभ भी मिला, जिससे इनका व्यापार बढ़ा और इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। इनकी जो सैन्य शक्ति थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उन्नत थी, मतलब उनको टेक्निक्स को भी यूज़ करना आता था। ये शस्त्र भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते थे। अब उसी के साथ-साथ इनका जो जहाज़ी बेड़ा था ना, वो भी बहुत बड़ा था। उन उस और भारतीयों के पास तो वो था ही नहीं। अब ये क्या करते थे, ये इंग्लैंड आते-जाते रहते थे। आते-जाते रहते थे, जिसके पास इनके रसद हो गया, सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहा। इन्होंने बहुत सारी कूटनीतियों का सहारा लिया, भारत के जितने भी शासक थे, उन्होंने अपने अंडर में उनको मिलाया, फूट डालो और राज करो की कूटनियाँ भी इन्होंने मनवाई थी। भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था, मतलब भारत के जो राजा थे, वो आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहते थे, एकता नहीं थी भारत में। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। होप सो चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर फिर भी कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये लास्ट वाला पोर्शन अभी अंग्रेज़ों वाला चल रहा है, धीरे-धीरे भारत में भी संघर्ष होना शुरू हो जाएगा और हमें स्वतंत्रता भी ज़रूर मिलेगी। तो ये पूरा हिस्ट्री का पोर्शन मैंने आपका कवर कराया है, जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया है, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, क्योंकि हिस्ट्री हर जगह सेम है। तो ये यूपी टेट के एग्ज़ाम की बात ही नहीं है, अगर आप इन फ्यूचर में सीटेट के एग्ज़ाम की या किसी और टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।